हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस एपिसोड में आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर रिद्धि पांडे। आप BHMS गोल्ड मेडलिस्ट हैं। PG होम्योपैथिक आपने लंदन से किया हुआ है और आपकी जो पहली पोस्टिंग है वो डॉक्टर बत्रा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में हुई और कुछ अवार्ड हैं जो आपको मिले हुए हैं, उनका जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। आपको इंटरनेशनल होम्योपैथिक अवार्ड लंदन से मिला हुआ है, डॉक्टर मालती एलन नोबेल अवार्ड मिला है होम्योपैथिक में और होम्योपैथिक गौरव सम्मान भी आपको मिला हुआ है। आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और कुछ ऐसे केसेस हैं जो बहुत क्रिटिकल थे लेकिन इनका ट्रीटमेंट आपने किया। और अगर मैं अपने इन्विटेशन की बात करूं तो मैंने आपको आपके वीडियो के माध्यम से देखा कि आप वीडियो में कुछ पेशेंट से बात कर रही थी, उनके ट्रीटमेंट के ऊपर आप बात कर दी, तो मुझे लगा कि मुझे आपको इनवाइट करना चाहिए और ज़रूर हमको होम्योपैथिक के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक में बहुत सारी मिसकंसेप्शन भी होती है। मैं अगर जब भी किसी तरह की हेल्थ की समस्या होती है तो मैं होम्योपैथिक पे विश्वास करता हूँ, लेकिन ठीक उलट कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि दुकान से कोई दवा लेके वो खा लेंगे, मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा लेते हैं, पर होम्योपैथिक पे विश्वास नहीं करते। तो उन्हीं सारे मिसकंसेप्शन, गलत धारणाओं को हम आज दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि 2 लाइन में आप दर्शकों से कुछ अपने बारे में बताएं। हाँ जी, पहले तो सभी को प्रणाम, नमस्ते और हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स। और मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मैं डॉक्टर रिद्धि पांडे, को डायरेक्टर ऑफ समर्पित होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, और मैंने BHMS किया है। मैं होम्योपैथी फिजिशियन हूँ और साथ ही मैं रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया अपना डिग्री ट्रैकोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी में। सो नाउ आई एम होम्योपैथिक ट्रैकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट टू। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बनने का ख्याल आपके मन में पहली बार कब आया? हाँ जी, ये मेरा डॉक्टर बनने का ख्याल जो है, मैं जब स्कूलिंग कर रही थी, क्लास 5th में थी, तब मैंने एकदम डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। क्योंकि जो मेरी मदर थी वो हार्ट पेशेंट थी और वो हमेशा सफ़र रहती थी और उनको मुझे लगता था कि प्रॉपर जो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। वो मेडिसिन लेती है लेकिन ट्रीटमेंट इतना नहीं उनको क्योर हो पाता है। और जो मेरे फादर थे वो भी स्टार्टिंग से ही बीमार रहते थे, तो मुझे उनको जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी और इनको ट्रीट करूंगी, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं मेरी मदर को ही ट्रीट करूंगी, इनकी बीमारी का इलाज मैं करूंगी और मेरे फादर का भी, और ऐसे जो भी लोग सफ़र हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट मैं करूंगी और कम से कम इलाज में जिनको सुलभ हो जाए, जो नीडी पीपल होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, उनको मैं इलाज प्रोवाइड करूंगी। जी, चूँकि आपने बहुत अर्ली ये तय कर लिया कि आपको डॉक्टर बनना है, हाँ, लेकिन फिर भी जर्नी काफ़ी लंबी होती है। हाँ जी। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ ऐसी चुनौतियाँ जो आपके सामने आई और आपको लगा कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने उनका सामना किया? हाँ जी, बिल्कुल। ये था कि जो मेरी फैमिली और की फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और फिर भी मेरी मदर जो है उन्होंने हमको, जो मैं उनका नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, बहुत प्राइड से मैं कहती हूँ कि मेरी मदर का नेम श्रीमती शशि कला शर्मा, वो एक्सपायर हो गई हैं। तो उन्होंने बहुत अपनी जितना एडुकेशन लिया उन्होंने अपना पूरा एप्लीकेशन किया, हमको पढ़ाया लिखाया। तो उसी संदर्भ में मैंने ये किया कि भाई आगे हमको ये करना है, और पढ़ाया भी दूसरों को। हमेशा स्कूलिंग के दौरान ही मैं पढ़ाती आई, मेरे छोटे जो क्लास के स्टूडेंट थी उनको पढ़ाती आई। मैं कॉलेज लाइफ में आई तो भी मैंने अपने से जूनियर्स को पढ़ाते हुए मैं अपना फाइनेंशियली एक सोर्स ऑफ इनकम में हमेशा अपने साथ लेती हुई चली। तो इस तरीके से मेरे लिए ईजी हो गया ये। जी, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो अपने देश में फीमेल की एजुकेशन में थोड़ा सा कंसर्न है, थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि आप रूरल इंडिया में जाती हैं तो पहला तो उनको उतना फ्रीडम नहीं मिलता और कई बार वो ये मान लेते हैं कि शायद मेरी जर्नी यहीं तक है। तो फीमेल एजुकेशन को आप कैसे देखती हैं और इसके ऊपर क्या बात रखना चाहेंगी? हाँ जी, तो ये है कि आजकल फीमेल एडुकेशन में इक्विटी तो बोलते हैं लेकिन उतना इक्विटी है नहीं, है ना। फीमेल जो है, मैं हमेशा ये फोर्स देती हूँ कि फीमेल एडुकेशन बढ़े, जो लड़कियां हैं वो एडुकेशन उनको मिले प्रॉपर, और वो खुद से भी अपना रास्ता तय करे और डिसाइड करे, ठीक है। और पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि फीमेल का सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं आगे चुनौतियाँ होती हैं, कहीं ऐसी उनकी लाइफ में
चेंजेस हो जाते हैं तो वो कम से कम खुद से स्टैंड ले सके, और कोई ऐसी कंडीशन, ऐसा सर्कमस्टेंस हो गया है, परिस्थिति हो गई है कि वो अकेले उन पे बोझ आ गया है या कुछ ऐसा बर्डन आ गया, तो वो खुद स्टैंड ले सके, अपना पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों का कर सके। एक खास चीज़ मैं नोटिस करता हूँ कि परिवार में जब कोई डिसीजन लेना होता है या इवन बाहर ही कोई डिसीजन लेना होता है तो उसमें फीमेल्स का रोल बहुत कम होता है। अगर आपके घर में टेलीविज़न खरीदना है या मोबाइल खरीदना है तो हो सकता है कि 10 साल या 12 साल के बच्चे का कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा हो उस डिसीजन मेकिंग में, लेकिन फीमेल का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं होता। तो वो डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है या उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, इसके पीछे क्या कारण है? एक्चुअली क्या है कि हमारे जो इंडिया में है वो कहीं, अब तो कहीं जगह ये बढ़ रहा है, लेकिन कहीं जगह ये पिछड़ा हुआ है। कहीं जगह क्या होता है, फीमेल को पहले से इतना सप्रेस कर दिया जाता है, उनको दबाया दिया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, उनको ये राइट नहीं दिया जाता कि भाई वो बोल सके। तो ये मैं चाहूँगी कि अवेयरनेस बढ़े, और मुझे फीमेल के नाम पे बहुत वो होता है कि भाई अवेयरनेस बढ़े, लोग जो औरतें हैं वो खुद से भी सेल्फ कॉन्फिडेंट हो कि हम बोलने के लायक हैं। वो इतनी पढ़ाई की होती है, कई बार जो पढ़ाई एडुकेटेड होती है वो भी अपने आप को ये मान लेती कि हम ये हो गई है, हमारी शादी हो गई, हम कुछ कर नहीं सकते। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। और जो पुरुष जो हैं, जो मेल हैं, उनको थोड़ा सा आप दूसरी जगह देखते हैं, वो दूसरों को एडमायर करते हैं, तो आप खुद की फैमिली से शुरुआत करें। आप अपने, अगर आपके घर में कोई सिस्टर है आपकी, अगर कोई आपकी वाइफ है या फिर कोई भी है, अगर फीमेल है, तो आप उनको मोटिवेट करें तो आगे वो बढ़ेंगी। आपकी फैमिली से शुरुआत होती है ना, क्योंकि अगर वो बढ़ेंगी तो आपके बच्चों को वो बढ़ाएंगी, क्योंकि मैं जो नारी होती है वही सबसे पहली अपने बच्चों की गुरु होती है। अगर वो पढ़ाएंगी लिखाएंगी तो वो दूसरे, आगे समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली राष्ट्र बढ़ेगा। राष्ट्र केवल पुरुष से नहीं चल सकता, फीमेल का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, आगे उनको बोलना बहुत जरूरी है। आज देखिए आप, जो है हमारी राष्ट्रपति जो है वो बन गई है, फीमेल है, तो ये बहुत अच्छा है और ज़रूरी है। अगर हम लोअर हाउस और अपर हाउस की बात करें, लोकसभा और विधानसभा, तो जिस तरह से वहाँ पे सीटें हैं उसके रेशियो में फीमेल्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो कैसे पॉसिबल है कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो? क्योंकि अगर फीमेल्स हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 50% हिस्सा है तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी उनका उतना ही होना चाहिए। हाँ जी। लेकिन रेशियो बहुत कम है, तो किस तरह से ये रेशियो बेहतर हो सकता है? और क्या आपको लगता है कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कम है और यही कारण है कि शायद फीमेल्स को अपनी वॉइस नहीं मिल पाती और इसलिए वो डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं बन पा रही? हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपके क्वेश्चन से अच्छे से सहमत हूँ, बहुत अच्छा भी लगा मुझे। तो अपने में से ही उठते हैं फीमेल्स, है ना, तो उनका आगे उठना ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे पहुँचना, मैं ये बिल्कुल सहमत हूँ कि आगे उनको बढ़ना चाहिए, इधर जो है लोकसभा विधानसभा में पहुँचना चाहिए, क्योंकि जो अपनी वो जो पॉपुलेशन बढ़ाएंगी तो ऑब्वियसली उनको रेज होगा, फीमेल को मिलेगा, एक आवाज़ मिलेगी, उनको लगेगा कि हाँ भाई एक इक्वलिटी आएगी। तो ज़रूर अगर आप फीमेल हैं तो ऐसे स्टेप आगे बढ़ाएं, अगर आप में ये योग्यता है तो आप आगे पहुँचे इस स्तर पे। अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपके प्रोफेशन से, चूँकि आप होम्योपैथिक से जुड़ी हुई हैं और होम्योपैथिक को लेके एक मिसकंसेप्शन है कि गंभीर बीमारियों का इलाज होम्योपैथिक से नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो थोड़ी जल्दी उनको ट्रीटमेंट चाहिए तो शायद होम्योपैथिक उसके ऊपर काम नहीं कर सकता है। तो कहाँ तक ये बात सही है? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये मिथ्स है, अवधारणाएं हैं कहीं कि धीरे धीरे होती है। क्या होता है कि कई लोग क्या होता है जल्दबाजी में कि हमारे को आराम मिल जाए, हमको आराम मिल जाए, तो वो क्या करते हैं कि सप्रेशन कर देते हैं, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को दबा देते हैं। जैसे एलोपैथी स्टीरॉयड वगैरह ले लेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देता है। जितनी ड्रग की उनको आवश्यकता नहीं है वो ओवरडोज ले लेते हैं, जो बीमारी नहीं है वो दूसरी बीमारी पैदा कर देते हैं। जैसे अगर आपको दर्द की है, घुटनों के दर्द है, रूमेटिज्म हो रही है, गाउट हो रही है, तो मैं कितने पेशेंट्स को देखती हूँ पेन किलर खा खा के उन्होंने नई बीमारियां पैदा कर ली होती है। अगर आप पेन किलर लगातार खाते जाएंगे तो आपकी किडनी पे वो असर कर जाती हैं, आपके जॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कंडीशन पे, वर्स्ट कंडीशन में चले जाते हैं। तो ये बहुत हार्मफुल है। और होम्योपैथी एक अगर बेस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन है, अगर वो प्रिंसिपल से अपने चलता है तो बिल्कुल सिमिलिमम, सटीक सिमिलिमम निकाल देगा। अनकॉमन सिम्टम होते हैं, हमको एक केस टेकिंग के, होम्योपैथी एक आर्ट है,
तो हमको केस टेकिंग के ज़रिए उन सिम्टम्स को निकालना पड़ता है, और अगर सटीक दवाई आपने दे दी है तो वो बिल्कुल आराम देना शुरू कर जाती है। तो एक अवधारणाएं हैं हम, क्योंकि सारी हमको जो है कॉजेज़ निकालने पड़ते हैं कि क्या होता है, बीमारी की जड़ क्यों है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस, टेंशन है, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। जैसे हमने कारणों पे अगर लगा दिया मेडिसिन तो वो ऑब्वियसली उसको आराम मिलना ही मिलना है। तो ऐसा नहीं है कि आराम नहीं मिलता है, बिल्कुल आराम मिलता है जी। अगर होम्योपैथी और एलोपैथी को हम कंपेयर करें तो होम्योपैथी किस तरह से एलोपैथी से बेहतर है? होम्योपैथी एलोपैथी से क्या है, तो बेसिक प्रिंसिपल जो है होम्योपैथी का, तो वो है एक सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर है, ठीक है, लाइक्स क्योर लाइक। हमको होम्योपैथी इज आर्ट एंड साइंस। आर्ट है, आर्ट कैसे है कि हम जो है जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम अगर क्रॉनिक डिजीज से सफ़र है, अगर वो डिप्रेशन से सफ़र है, या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर कोई भी क्रॉनिक एलिमेंट्स मीन्स ऐसी जो लंबी बीमारी एकदम से नहीं होती है, कई बार पेशेंट को पता नहीं चलता है, वो धीरे धीरे उससे होती है, तो हमको उसका वजह निकालनी पड़ती है, हमको केस टेकिंग, प्रॉपर केस टेकिंग लेनी पड़ती है, उससे उगलवाना, उससे वो सिम्टम्स निकालना, ये एक आर्ट है। अब हमने एक आर्ट ले ली, उसको हम वो जो हमारे पास अनकॉमन सिम्टम आए हैं, जो मेंटल सिम्टम आए हैं, पिक्यूलियर है सिम्टम आए हैं, उसको हम जो है साइंस, अब साइंस का एप्लीकेशन क्या है कि हमारे पास मेडिसिन है, हर एक मेडिसिन हर चीज़ों को क्योर करती है, तो हम कोई पर्टिकुलर इस पेशेंट को यही मेडिसिन लगेगी, हमको वो मैच करना है, और ये साइंस है, ठीक है, वो एप्लीकेशन करना है, ये साइंस हो गया, और सटीक मेडिसिन हम निकाल देते हैं। तो ये होम्योपैथी इस चीज़ से डिफरेंस है, मतलब पोटेंटाइजेशन होता है मेडिसिन का, वो एलोपैथिक में नहीं है, उसमें ड्रग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है जो नुकसान पहुंचाती है, और होम्योपैथी एडवांस इसीलिए है कि उसमें जब पोटेंटाइजेशन, इसका मतलब क्वांटिटी जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, उसकी पावर जो है, क्वालिटी वो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसीलिए पता नहीं चलती। एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट आप लेंगे, पेट में जाएगा, आपको हाफ एन आवर तो लगेगा, लेकिन आपने होम्योपैथी मेडिसिन ली है, टंग में डाली है, टंग में आपके नर्व्स होती हैं, आप देखेंगे सबलिंगुअल, तो वो 2 मिनट्स में आपका वर्क करना शुरू कर देगी होम्योपैथी, तो नर्व्स का जल्दी होता है। मैंने आपको आपके वीडियो के माध्यम से देखा कि कुछ पेशेंट्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रही थी, तो क्या कुछ स्पेशल केसेस था, और अगर उन स्पेशल केसेस के बारे में आप बात करना चाहें यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल। स्पेशल कई चैलेंजिंग केसेस मेरे पास आते हैं, जैसे मेंटल केसेस में लूँगी, कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिजीज़ 2 टाइप की होती है वैसे बेसिकली, अगर हम वैसे देखें तो 4 टाइप्स की होती है अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी। तो यहाँ एक तो होती है सोमेटोसाइकिक, और दूसरा होता है डाउटफुल ओरिजिन से है, या फिर तीसरा होता है सडन कोई एक्साइटिंग फैक्टर अगर कॉज किया है उसकी तरफ से, फोर्थ होता है साइकोसोमेटिक, जहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड अगर मेंटल उसको कोई एक्सर्शन हो या टेंशन वगैरह कुछ है, उसकी वजह से कोई मेंटल डिसऑर्डर हो ना, तो उसकी जो होती है मेंटल डिसीज, वो 4 टाइप की हो गई। तो मेरे पास ऐसे चैलेंजिंग केसेस आए हैं जहाँ पे मेंटल डिजीज, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूँगी कि एक लेडी थी, वो 7-8 ईयर से सफ़र कर रही हैं, बहुत ट्रमेंडस डिस्निया हो रहा है उनको स्लीप एपनिया हो रहा है, नींद नहीं आती है 7-8 साल से, और इतना निराश कि वो 55 साल की लेडी, वो 80-90 साल की बनी हुई, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन जो अपीयरेंस हुआ उनका, वो अपनी एज से कहीं ज़्यादा वृद्ध लग रही थी, बूढ़ी लग रही थी। जब मेरे पास पहली बार आई उनकी, मैंने केस टेकिंग सब करी, तो मुझे पता लगा कि उनकी जो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टेंशन और ऐसे हुए हैं, वो डर हो गई है। तो ऐसे चैलेंजिंग केस था, तो मैंने केस टेकिंग से उनको जब दिया, फरवरी में मेरे पास जैसे मान लीजिए वो आई हैं, तो 5-6 महीने में उनको इतना बढ़िया रिजल्ट मिला कि वो अब आई, तो मैं उनको देखते ही पहचान गई, वो बोली नहीं लेकिन मैं पहचान गई, आराम है, एमल्ट्रेशन हुआ है, मेरी मेडिसिन काम करी है। तब वो आई तो बोली कि डॉक्टर साहब भाई, हम तो आपको देख करके और सुन करके ये आधे हम ठीक हो जाते हैं। तो बहुत ये अच्छी बात होती है कि अगर आपको एक डॉक्टर है, अपनी केस टेकिंग से ये हुनर होता है कि अगर आप ठीक हो जाएंगे 50% आपकी बात से अगर किसी के फर्क पड़ रहा है, तो यही एक आर्ट है। तो एक ऐसे केसेस मैंने बताया, एक केस है जैसे मान लीजिए मेरे पास एक और मेंटल चैलेंजिंग केस आए थे कि जो उनको इतना ट्रमेंडस फोबिया हो गया, कैप्टन है वो और आर्मी में थे, लेकिन उनको आगे स्टेप नहीं हो सकते थे मेरे चैम्बर तक, और मतलब कोई समझ लीजिए 15 स्टेप की दूरी को उन्होंने आधा घंटे
घंटे में पूरा कर जाता। तो वो जब आए हैं अब वो एकदम फ्रिक्वेंटली चल रहे हैं, बस थोड़ा सा वो डर है वो भी निकल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग केस हैं। ऑटिज्म के बच्चे हैं मेरे पास, ऑटिज्म से सफ़र कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फैमिली जो मदर हिस्ट्री है उसमें ऑटिज्म में निकलती है कि उनको फोर्स किया जाता है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी करो। नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में आगे आने वाली जनरेशन इतनी सफ़र होती है। तो हमको बहुत मुझे दुख होता है ऐसे कि आप प्लीज़ अपने अगर फैमिली में अगर कोई मदर डिलीवरी की कंडीशन में है, अगर वो ज़बरदस्ती वो खुद ही चाहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन आजकल ऐसा एनवायरनमेंट हो गया है कि वो ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रही, वो खुद चाहती होती कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन कई सर्कमस्टेंसेस में कई परिस्थिति में नहीं होता है। आप उसके कारण आने वाली जनरेशन को रिस्क में मत डालिए, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च से देखा है कि जिन ऑटिज्म के बच्चे हैं उनमें हिस्ट्री में ये पाया गया है कि वो मदर है ना, उन पर प्रेशराइज किया गया है कि भैया नॉर्मल करो, उनका बैग रप्चर हो जाता है, नीचे से थैली फट जाती है, बच्चे का सर बाहर हो जाता है। वो उसको सूखा एनवायरनमेंट कभी नहीं मिलना चाहिए। वो सूखा एनवायरनमेंट जैसे हो गया, सेरेब्रल एट्रोफी हो जाती है, उनका दिमाग जो होता है वो सिकुड़ जाता है, उसके कारण ऑटिज्म से सफ़र हो जाते हैं। मेरे पास इतने ऑटिज्म के केसेस हैं, उसमें रिसर्च में यही मेरे सामने आया कि फैमिली मदर जो है उसने देर कर दी, उसका ज़रूर बैग रप्चर हो गया और वो बाहर के एनवायरनमेंट में ये हो गया है, एक्सपोजर आ गया, बच्चा और सूखा हो गया। तो प्लीज़ ऐसे मत करिए, ये मैं आपको सामने लेके आई हूँ। जी, ये बात तो सच है कि जैसे अगर कोई एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर्स का पेशेंट से इंटरेक्शन थोड़ा कम होता है, क्योंकि उनको पेपर पे देखना है कि क्या है, और होम्योपैथिक में आपको सीधे सीधे पेशेंट से बात करनी है। तो कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, क्योंकि आप बात करेंगे तो ये चीज़ मिलती है देखने को, नहीं वो खुश रहते हैं। हाँ जी, खुश। अगला चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, अगला क्वेश्चन मेरा है प्रिवेंटिव मेजर्स। ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल हमारे आज के टाइम में है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम 2-2, 3-3 काम करें, 4 काम करें, और इसके चक्कर में अपने आप के ऊपर इतना प्रेशर देने लगता है कि उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, जैसे कि रात को देर तक जगना या कुछ भी खा लेना, और इस लाइफस्टाइल के चलते छोटी बड़ी बहुत सारी बीमारियां उनको लग जाती हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल के चलते होती हैं और उनके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि स्ट्रेस मत लीजिए। सबसे पहले आप प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, जैसा भी आपको पास चल रहा है आप मुस्कुरा के रिलैक्स होइए, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो मेनली हर बीमारी की जड़ है। स्ट्रेस, टेंशन हो रहा है, प्रेशर में इतना मत आइए, आप अपनी लाइफ को टाइम दीजिए। अगर आप स्ट्रेस टेंशन लेंगे तो आपके सीधे कोई भी डिजीज़ होगी, वाइटल फोर्स पे, एक हमारी इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, उसको होम्योपैथी की भाषा में कहते हैं वाइटल फोर्स, उस पर सटीक अटैक कर जाएगी। फिर आपकी जो बॉडी का जो भी कमज़ोर हिस्सा है उस पर डिजीज़ अपीयर कर जाएगी, क्योंकि हर पर्सन के पास कोई ना कोई कमज़ोर उसकी बॉडी का हिस्सा होता है। तो अगर लीवर की कमज़ोर है तो लीवर के एलिमेंट्स शो होने लग जाएंगे, अगर आपका गॉल ब्लैडर कमज़ोर है तो गॉल ब्लैडर के, किसी का हार्ट है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि क्यों, किस टाइप की डिजीज़ किस पर्सन में क्यों हुई, वो यही है जिस पर्सन का जो वीक हिस्सा होता है स्ट्रेस टेंशन का, वहीं सारे एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, बाहर एक्सप्रेशन शो होंगे। अगर बीमारी, अगर स्ट्रेस टेंशन ले जा रहा है, अंदर से पर्सन घुटे जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपीयर होता है, वो बीमारी का रूप लेके ही बाहर निकलता है। इसलिए प्लीज़ आप कोई भी दिक्कत है आप शेयर करिए अपने फैमिली में, परिवार में। दूसरा है कि स्ट्रेस टेंशन मत लीजिए, और तीसरा है कि आप अपनी डाइट को प्लीज़ प्रॉपर रखिए। आप बाहर का इधर उधर का मत खाइए, टाइम निकाल के कुछ अपनी हेल्दी डाइट रखिए। आप वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाइए, और क्योंकि बाहर देखते हैं कि बहुत खा तो रहे हैं, लेकिन आप क्या खा रहे हैं, जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। ओबेसिटी हर बीमारी की जड़ है। अगर आप जंक फूड खाएंगे तो ओबेस हो जाएंगे, मोटापा आ जाएगा अनावश्यक, और मोटापा आने से क्या होता है कि थायराइड वगैरह हो गई, हार्ट डिजीज़, ये सारा डायबिटीज़, ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेनली स्ट्रेस टेंशन और जो है अपनी हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रिवेंशन पहले से करेंगे तो आपको कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। जी, अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो चाय और कॉफ़ी हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। लोग उठते हैं पहले चाय पीते हैं, तो या फिर अगर हम गर्मी में बात करें तो कोल्ड ड्रिंक को लोग प्रेफरेंस देते हैं। तो चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक कितना ज़्यादा नुकसानदायक है, या अगर कोई ले भी तो किस तरह से ले ताकि उसका नुकसान उनके ऊपर कम हो? चाय कॉफ़ी क्या है, हमको उसको सब्स्टिट्यूट अलग से हमको उसका सब्स्टिट्यूट लेना चाहिए। चाय कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, उसका बहुत नुकसानदायक है। धीरे धीरे शुगर लेवल भी वो बढ़ जाता है, डायबिटीज़ तक हो जाती है।
है। और जो होता है इंडाइजेशन, जो चाय कॉफ़ी क्या होता है गैस बहुत ज़्यादा बनाता है और जो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस, गैस्ट्रिक ट्रबल्स पैदा हो जाते हैं, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर गर्मी है तो आप जूस ले लिया आपने, और कोल्ड जूस ले लिया, अच्छे फ्रूट जूस ले लिए, या फिर अगर आप चाय ले रहे हैं तो आपने नींबू का बना लिया, नींबू पानी ले लिया, उसमें आप थोड़ा सा चाय ले ली, वो इतना नुकसान नहीं करेगा अगर आप नींबू की ले रहे हैं तो। और अगर आपने उसमें दूध मिल्क का मिला दिया तो वो फिर अपना कॉज करेगा डिजीज। चलते चलते मैं एक आखिरी सुझाव आपसे लूंगा कि आप जो भी दर्शक, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो यंग है, युवा है, तो उनसे आप कुछ बातें अगर कहना चाहती हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं अंत में यही कहूँगी कि जो भी है आप स्ट्रेस टेंशन मत लीजिए, जो भी आपके पास संसाधन है आप उसमें अपना बेस्ट दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें आप बेस्ट कर सकते हैं। इसके आपके अंदर ज़ील होनी चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं पहले अपना लक्ष्य बनाइए, आप क्या करना चाह रहे हैं पहले आप सोचिए, फिर उसके लिए एक्ट करिए, ठीक है। जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपने बेस्ट से बेस्ट करना है। और जैसे मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए बात करूँगी, गर्ल्स भी आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँगी, जैसे जेके रॉलिंग थे, जो हमारे जेके रॉलिंग हैं, जो ये हैरी पॉटर का ऑथर हैं, तो वो फीमेल जो है एक अपने बच्चे को भी पालती थी, और जो है उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू, उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, उन्होंने राइटिंग करी, जेके हैरी पॉटर की जो है वो लिखी बुक, और पहले उनको बहुत सारे रिजेक्शन भी मिले, लेकिन अंत में जब उनको पब्लिश हुआ, उनको मौका मिला, तो वो रातों रात इतनी फेमस हो गई। तो हमारे पास जो भी संसाधन है हम उससे बेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल है उदाहरण तौर पे, ठीक है। तो अंत में यही कहूँगी, और एक मैं स्ट्रेंजर जरूर कहूँगी कि जैसे हम भगवत गीता के हैं उसके अकॉर्डिंग पूरे यूथ को, पूरे आम युवा को मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे भगवत गीता का 18वां अध्याय है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिविर्जो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे श्री कृष्ण जैसे गुरु होंगे, जहाँ पे अर्जुन जैसे पार्थी होंगे, जो शिष्य होंगे, जो कुछ सीखना चाहेंगे, जो एक लक्ष्य जिनके पास होता है, तो वहाँ पे विजय जरूर होती है। आपके पास चाहे संसाधन कम हो, जरूर रास्ते बनते हैं, रास्ते तय होते हैं। टेंशन मत लीजिए, आप अपना कर्म करिए, आपकी नीयत अच्छी रखिए, इंटेंशन और कर्म जरूर अच्छे होने चाहिए, तो वहाँ पे विजय, विभूति और नीति जरूर होती है। ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा है, वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो सहायता जरूर करते हैं और रास्ता सुगम हो जाते हैं। तो एकदम हैप्पी, स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए, बस यही मेरी कामना है। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।